स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी ये तो होना ही था। श्यामा गौरी आ गई है। भूषण को चाय का कप पकड़ाते हुए माँ ने कहा। मतलब तुम्हारी कृष्ण कली पधार गई है। भूषण कुछ समझता कुछ कहता इसके पहले ही बाबूजी गरज उठे। देखो उसके माँ बाप ने उसे 2 अक्षर का छोटा सा नाम दिया है। अगर वह याद नहीं रहता तो बहू रानी कह सकती हो। अगर रानी कहने में जीभ अटकती हो तो सिर्फ बहू कह सकती हो। इसके अलावा कोई तीसरा नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो ठीक नहीं होगा। कहे देता हूँ। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतने लाल पीले हो रहे हैं? माँ को अनसुना करके बाबूजी अब भूषण से मुखातिब हुए। बरखुरदार, तुम्हारी बीवी का सरेआम मखौल उड़ाया जा रहा है और तुम मिट्टी के माधो बन चुपचाप सुन रहे हो। लानत है तुम पर। और फिर टेबल से उठते हुए बोले, चाय पीकर जरा कमरे में आना। उनकी आवाज में ऐसी धौंस थी कि चाय भूषण के गले में फंसकर रह गई। किसी तरह उसने कप खाली किया और डरते डरते बाबूजी के कमरे में गया। वे अखबार पढ़ रहे थे। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? उसने सहमी सी आवाज में पूछा। हाँ, बैठो जरा। उसके बैठते ही बाबूजी बोले, बहू रानी के आने का तुम्हें पता नहीं था न? जी नहीं। उसने फोन नहीं किया था? नहीं। उसका नंबर है तुम्हारे पास? वह चुप रह गया। और तुम्हारा नंबर भी उसके पास नहीं होगा, ठीक है न? वह चुप रहा। तो यह जो प्रचारित हो रहा है ठीक हो रहा है? क्या प्रचारित हो रहा है? यही कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। वह चुप रहा। और जिस तरह तुम्हारी अम्मा दिन रात तस्वीरें बहाती रहती है उससे लगता है शादी उनकी पसंद की भी नहीं है। तो बताओ कि किसकी मर्जी से हुई है शादी? तुम ही दोनों सूत्रधार थे। तुम ही लड़की देखने गए थे। मैं तो बीच में कहीं भी नहीं था। फिर? वह चुप रहा। क्या कहता? आज उसके पिता उसे छोड़ने आए थे। जानते हो क्या कह रहे थे? उसने प्रश्नार्थक दृष्टि से पिता की ओर देखा। बोले, जिस दिन लड़की यहाँ से गई है उसी दिन उसने कह दिया था कि अब लौटकर नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूँ कि 5-6 दिन में किसी की पहचान नहीं होती। कुछ दिन और रहकर देख लो, फिर सोचेंगे। पर बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि उन 5-6 दिनों में ऐसा क्या घट गया कि बहू रानी ने यहाँ आने से मना कर दिया। इस प्रश्न का क्या उत्तर देता वह चुप रह गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, वह तुम्हारी पत्नी है। गाजे बाजे के साथ तुम उसे ब्याह कर लाए हो। अगर उसके सम्मान की रक्षा तुम नहीं कर सकते तो साफ बता दो। मैं कल ही उसे उसके घर छोड़ आऊंगा। समधी जी 4 बातें सुनाएंगे तो सुन लूंगा, पर किसी की बेटी को अपने घर में प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। इतना कहकर बाबूजी ने दरवाजे की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, वहां कान लगाए क्यों खड़ी हो? भीतर आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। माँ सकुचाई सी भीतर आई। वहां कान लगाए क्यों खड़ी थी? मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या? यही कि बाप बेटे के बीच क्या खुसर फुसर हो रही है। मैं बेटे की कान खिंचाई कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। लगे हाथ तुमसे भी निपट ही लेता हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लो। बहू जब पहली बार आई थी तब तुमने उसे कई नामों से नवाजा था। मावस पूनो की जोड़ी कहा था। एक गाना भी बनाया था, राधा क्यों काली मैं क्यों गोरा। अपनी इस कलाकारी पर तुमने खूब वाहवाही भी लूटी थी। मुझे उस समय भी यह सब अच्छा नहीं लगा था, पर घर में मेहमान थे और मैं उनके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। पर आज तुम्हें मैं वार्निंग देता हूँ, आज के बाद कभी तुमने उसके रूप रंग पर फप्ती कसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय मैं यह नहीं देखूंगा कि सामने कौन है। और मेरा गुस्सा तुम जानती हो। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो आगे से सावधान रहना, समझी? भूषण को अब वहां बैठने में संकोच होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ। बाबूजी, मैं चलूं? जरा फ्रेश हो लेता हूँ। जाओ, पर मैंने जो कहा है उसे याद रखना। कमरे से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली।
भीतर उसका दम जैसे घुटा जा रहा था। बाबूजी आज अपने प्रिंसिपल वाले अंदाज में थे। अपने कार्यकाल में भी अपने कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वह बाबूजी के कमरे से बाहर आ गया, पर अपने कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो रहा था। कमरे में निधि थी, जिसे उसके पिता उसकी अनिच्छा के बावजूद जबरन यहाँ छोड़ गए थे। इस अपरिचित स्नेहहीन वातावरण में उसे छोड़ते हुए क्या उनके मन में जरा भी दर्द नहीं हुआ होगा। कमरे के सामने पहुंचकर वह कुछ क्षण खड़ा रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उड़के हुए दरवाजे को धीरे से ठेलकर भीतर आया। अपने पीछे दरवाज़ा उड़काकर वह कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसका सूटकेस, हैंडबैग, पर्स सब अभी वैसे ही रखे हुए थे जैसे प्लेटफॉर्म पर सामान रखा हो। सोफे की बाह पर कुशन रखकर वह लेटी हुई थी। डूबते सूरज की किरणें खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बड़ा म्लान लग रहा था। भूषण का मन कसैला सा हो आया। पता नहीं यह सफ़र की थकान थी या अपने असहाय बंधुहीन होने का एहसास। इस समय निधि का पूरा वजूद ही बड़ा करुण लग रहा था। उसके अंतर मन से एक आवाज़ उठी, हो सकता है यह बाबूजी के भाषण का प्रभाव हो, पर उसने यह महसूस किया कि यह लड़की मेरा हाथ पकड़कर इस घर में आई है, तो अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ही अब इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उसके सुख दुख की चिंता करनी है, उसके मान सम्मान की रक्षा करनी है। वह धीरे से जाकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, पर उतनी सी आहट से भी उसकी आंख खुल गई। कपड़े संभालती हुई वह उठ बैठी। सॉरी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हें नींद से जो जगा दिया। मैं सोई नहीं थी, बस लेट गई थी, बहुत थक गई थी न। उसकी मुद्रा एकदम शांत, स्वर कोमल और मधुर था। कितने बजे पहुंची? दोपहर 3 बजे। पापा छोड़ने आए थे न? रुके नहीं, उन्हें काम था। इसके बाद वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, घर पर सब कैसे हैं? अच्छे हैं, सबने आपको विश किया है। थैंक्स। फिर एक अंतराल, फिर एक प्रश्न, सुबह कितने बजे चले थे? 7 बजे। रास्ते में 2 बार रुके भी थे, चाय के लिए और खाने के लिए। हाँ, रुकना तो खैर पड़ता ही है, उसने कहा, और फिर एक मौन उन दोनों के बीच पसर गया। उसे अपने ऊपर तरस आ रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सोच सोचकर एक एक फालतू सा प्रश्न पूछता जा रहा है। एकाएक कमरे में छाई उस नीरवता का भंग हुआ। दरवाज़ा भड़ाक से खुला और रंजना कमरे में दाखिल हुई। चाय का कप एक तरह से टेबल पर पटकते हुए बोली, बाबूजी ने भिजवाई है। और जिस तेजी से भीतर आई थी उसी तेजी से बाहर चली गई। उसके तेवर से साफ जाहिर था कि यह काम उसे बेहद नागवार गुजरा है। बाबूजी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी, नहीं तो वह कभी ना आती। शायद निधि ने भी इस बात को महसूस किया। बोली, दीदी ने नाहक तकलीफ़ की, मैं आने वाली ही थी। कोई बात नहीं, तुम आज थकी हुई हो ना इसलिए। पर वह जानता है कि अगर उसे इस तरह चाय पेश की गई होती तो वह कप उठाकर फेंक देता। पर यह बेचारी घर की बहू है, यह अपने तेवर किसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी? कितनी ही देर तक वह चाय ऐसे ही रखी रही। फिर उसने कहा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। निधि ने कप उठाया और एक घूंट में खाली करके रख दिया। फिर बोली, दरअसल मैं इन कपड़ों में नीचे जाना नहीं चाहती थी और इतनी थकी हुई थी कि साड़ी पहनने की हिम्मत ही नहीं थी। अब उसने ध्यान से देखा, निधि सलवार सूट पहने हुए थी। उसने कहना चाहा, तो क्या हुआ, रंजना अंजना भी तो सूट ही पहनती हैं। पर वह चुप रहा। क्या पता माँ ने बहू के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर रखा हो। कम से कम आज वह माँ से पंगा लेना नहीं चाहता था। बाबूजी से डांट खाकर वे वैसे ही जली भुनी बैठी होंगी। कपड़े बदलकर वह नीचे जाने लगी तो वह कहने को हुआ, नीचे जा ही रही हो तो यह कप लेती जाओ और धोकर ले जाना।
नहीं तो माँ को बात करने का मौका मिल जाएगा। पर यह कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके घर में लगी नौकरों की फौज वह देख आया था। कप प्लेट धोने की नौबत निधि पर शायद ही कभी आई हो। उसके जाते ही भूषण पलंग पर जाकर लेट गया। कपड़े बदलने तक की उसमें ताकत न रही। ऑफिस से वैसे ही थका हारा आया था, आते ही बाबूजी से सामना करना पड़ा। वह पस्त हो गया। लेटे लेटे वह अपने आसपास देखने लगा। जब भी वह फुर्सत में होता है, अपने आसपास देखता है और आश्चर्य में डूब जाता है। सब कुछ जैसे स्वप्नवत लगने लगता है। छत पर बनी मामूली बरसाती का निधि के पापा ने जैसे काया पलट कर दिया था। यही वह बरसाती थी जहाँ घर के शोरगुल से बचने के लिए वह यहाँ आकर पड़ता था। गर्मियों में रात को सोने की कोशिश भी करता था। उस पुरानी बरसाती का अब कहीं चिन्ह भी ढूंढे नहीं मिलता। सगाई और शादी के बीच में 3 महीने थे। बाबूजी से आज्ञा लेकर निधि के पापा ने उन 3 महीनों में यह सपनों का संसार खड़ा किया था। खूबसूरत बेडरूम, नीले डिस्टेम्पर से पुती दीवारें, फॉल सीलिंग से जगमगाती बल्बों की कतार, सुनहरा शैडिलियर, दीवार पर टंगा छोटा सा टीवी, क्यूट सा छोटा सा सोफा सेट, एक राइटिंग टेबल, बुक शेल्फ, शू रैक और यह नक्काशीदार भव्य पलंग। बेडरूम के पास छोटा सा ड्रेसिंग रूम जिसमें गोदरेज की अलमारी, कलात्मक ड्रेसिंग टेबल और कपड़े टांगने के लिए सुंदर स्टैंड है। छोटी सी लॉन्ड्री बैग है। कोटा स्टोन का छोटा सा प्लेटफॉर्म है। दीवार में 2-3 प्लग पॉइंट है। उसके बाद सर्व सुविधा युक्त बाथरूम, गीजर, शावर दार्टन, एग्जॉस्ट फैन, नीचे मैट, नीले टाइल्स की दीवारें, उसी रंग से मेल खाती टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन। बाथरूम में छोटा सा पंखा भी है और बेडरूम में एसी। पूरे घर में एसी वाला यही एक कमरा है। बाकी लोग तो कूलर पर ही गुजारा करते हैं। कभी कभी वह सोचता है, ये सारी सुविधाएं न होती तो निधि इस घर में कैसे गुजारा करती। 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके उसके पापा ने उसके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी हैं। सुविधाएं तो खैर मिल गई हैं, पर सुख, वह तो प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है न। नहीं तो वह दोबारा यहाँ आने से इनकार क्यों करती। नीचे से खाने की बुलाहट हुई। उसके बाद ही वह नीचे उतरा। उसने देखा टेबल पर सिर्फ 4 ही थालियां लगी हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ। दिन में तो सबके समय अलग होते हैं, पर शाम का खाना तो सब साथ ही खाते हैं। फिर आज क्या हुआ? और लोगों की थालियां कहाँ है? बाबूजी ने पूछा। आप लोग बैठिए, हम लोग बाद में ले लेंगी। भूषण को बहनों पर गुस्सा आया। कम से कम उन लोगों ने तो कहना था कि हम भाभी के साथ खाएंगे। खाने के साथ में मिठाई परोसी जा रही थी। लो भई, मिठाई खाओ, तुम्हारी ससुराल से आई है। मिठाई लीजिए, आपके समधी जी लाए हैं। तुम दोनों भी चखो, भाभी के मायके से मिठाई आई है। बाबूजी तो माँ की नस नस जानते थे। उन्होंने फौरन ताड़ लिया। बोले, मिठाई परोसते समय तुम्हारा सुर इतना कड़वा क्यों है? सुर क्यों कड़वा होगा? बस कह रही हूं कि एक पैकेट मिठाई है, बस खाओ और खत्म करो। मतलब क्या होगा? अब एक पैकेट में क्या तो खाएंगे और क्या बांटेंगे? किसे बांटनी है? अड़ोस पड़ोस में देनी होती है। पहली बार बहू पीहर से आई है तो अड़ोस पड़ोस में बायना देना होता है। खैर, उन लोगों को पता नहीं होगा। भूषण ने कनखियों से देखा। पुराने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर निधि गुमसुम सी बैठी थी। माँ की टिप्पणी उसने सुनी तो जरूर होगी, पर उसका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। एकाएक उसका खाने से जी भर गया और वह उठ गया। इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। क्या ससुराल की मिठाई से ही पेट भर गया? उसने कहना चाहा, मिठाई से भी और तुम्हारी बातों से भी, पर वह चुप रहा। बाबूजी सामने थे। फिर शाम के प्रसंग की पुनरावृत्ति हो जाती। माँ का मूड और खराब हो जाता। बाबूजी खाना खत्म करके उठते हुए बोले, अब फालतू काम मत करती रहना। बहू दिन भर की थकी हारी है, उसे जल्दी खा पी कर सोने जाने दो।
मुझे तो अभी समय लगेगा। रसोई समेटनी है, दूध जमाना है, एक्वागार्ड चलाना है, उसे पहले ही खिला दूंगी। तो हम लोगों के साथ ही खिला देना था न। आप कहें तो कल से सबसे पहले उसकी थाली लगा दूंगी। बस। भूषण समझ गया, माँ ने शीत युद्ध का शंखनाद कर दिया है। वह चुपचाप हॉल में बैठकर टीवी देखता रहा। इस मंगलाचरण के बाद निधि ने क्या खाया होगा, कैसे खाया होगा, यह सोचकर ही उसका मन भर आया। खाना खाकर निधि ऊपर चली गई तो वह उसके साथ ही जाना चाहता था, पर माँ के डर से बैठा रहा। बहनों के सामने माँ ने कोई अभद्र टिप्पणी कर दी तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। पिछली बार जब निधि यहाँ थी तो घर में शादी का माहौल था। घर में ढेर सारे मेहमान थे। उसके दाम्पत्य की असली शुरुआत तो अब होनी थी। जब आगाज ही ऐसा हुआ है तो अंजाम पता नहीं क्या होगा। इस शीत युद्ध की परिणति पता नहीं क्या होगी। वह आज रात निधि से पूछने वाला था कि उसने दोबारा यहाँ आने से इनकार क्यों कर दिया था। अब वह प्रश्न ही रद्द हो गया था, उत्तर उसके सामने था। बंद दरवाजे पर वह दस्तक देता, इसके पहले ही दरवाजा खुल गया। शायद निधि ने उसे की हॉल से देख लिया था। भीतर आते हुए उसने कहा, दरवाजा लॉक करके क्यों बैठ गई थी? गाउन पहन लिया था ना, इसलिए। निधि ने कंधे से दुपट्टा उतारते हुए कहा। एकदम से कोई आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। अब इतनी रात को कौन आएगा? सो तो है, फिर भी साड़ी पहनकर सोने की आदत नहीं है न। उस समय सब नया नया था, घर में मेहमान भी थे, इसलिए साड़ी पहनकर सो लेती थी। ओके, उसने कहा और फ्रेश होने चला गया। वॉशरूम से लौटकर देर तक टीवी देखता रहा, पेपर पलटता रहा। मन में असंख्य कुंठाएं थी, उनके जवाब पाने का यत्न करता रहा। आखिरकार हार कर उसने बत्तियां बुझा दी और आकर लेट गया। कोई 15-20 मिनट बीते होंगे कि उसने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस किया। औसत भारतीय पुरुष को प्रणय प्रसंग में स्त्री की पहल करना अच्छा नहीं लगता। भूषण भी अपवाद नहीं था। उसने वितृष्णा से निधि की ओर देखा। नाइट लैंप की रोशनी में उसने देखा कि वह होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रही है और उंगली से दरवाजे की ओर इंगित कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर वह धीरे से उठा, दरवाजे की ओर गया। की होल से देखा तो एक छाया सी नजर आई। उसने दरवाजा खोला और बुरी तरह चौंक गया। माँ, तुम? अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खुलने से माँ भी हड़बड़ा गई थी और भूषण तल्ख स्वर में पूछ रहा था, यहाँ इतनी रात तुम क्या करने आई हो? कुछ नहीं, बस देखने आई थी। क्या देखने आई थी? चिल्ला क्यों रहा है? जा रही हूँ। और वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। भूषण कितनी ही देर तक हत-बुत सा वहां खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाए वह बड़ी देर तक खड़ा रहा। बिस्तर पर लौटने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वह बेहद शर्मसार महसूस कर रहा था। खड़े खड़े जब पैर जाम हो गए तो बिस्तर पर आकर बैठ गया। दोनों हथेलियों में सिर थामकर वह देर तक बैठा रहा। लगता था कि अगर हाथ हटा लेगा तो सिर फट जाएगा। सॉरी, पीछे से मृदुल आवाज आई। सॉरी किस लिए? शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर आपने कहा था इतनी रात को कौन आएगा, इसलिए। तुम्हें पता था कि माँ वहां है? निधि ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कैसे? पिछली बार जब मैं यहाँ थी न, तो रात को सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की आवाज सुनकर डर गई थी। फिर एक रात मैंने बोल्ट उतार कर रखा। जब सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी तो धीरे से खोल कर देखा, माँ जी थी। उसने पूछना चाहा कि डर लग रहा था तो मुझे जगाया क्यों नहीं, लेकिन पूछ नहीं सका, क्योंकि इतना विश्वास उसने दिया ही कब था कि वह अपना डर या दर्द उससे बांटती। उसने बस यूं ही पूछ लिया, माँ क्या रोज आती थी? रात में 1-2 बार तो जरूर आती थी। वह फिर हाथों में सिर थामकर बैठ गया था। निधि ने फिर एक बार सॉरी कहा तो बोला, तुम बार बार सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे पता होता कि आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मैं बताती नहीं।
पर सच में मुझे ऐसे वातावरण की आदत नहीं है। मेरे भैया की शादी को 5 साल हो चले हैं, पापा का तो सवाल ही नहीं उठता। मम्मी भी उनके कमरे में कभी नहीं जाती है। तनिष्क के समय भाभी की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तब एक आध दो बार गई होंगी, बस। कुछ काम होता है तो मिस्ड कॉल दे देती हैं। मुझसे भी कहती हैं कि जब भैया घर में हुआ करें तो कमरे में मत जाया करो। उस दिन माँ जी अचानक इस कमरे में आ गई थी। यह बात अगर मम्मी को बताऊंगी तो वे तो बेहोश ही हो जाएंगी। बताया तो नहीं न? ऐसी बात क्या बताई जाती है? निधि ने कहा। थैंक यू, उसने तहे दिल से कहा, और वह फिर चुप हो गया। वह सारा प्रसंग उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उस दिन उसकी सुहागरात थी। रिश्ते की भाभियों ने दिन भर लगकर उसका कमरा सजाया था। देर तक दीदी लोग और भाभियां कमरे में चुहलबाजी करती रही थी। कोई 10 बजे उन लोगों ने कमरा खाली किया था। वह दरवाजा बंद करने की सोच ही रहा था कि माँ आंधी की तरह कमरे में चली आई थी। आते ही उसे लिपट कर रो पड़ी थी। रोते हुए उनका प्रलाप जारी था। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। कैसा पत्थर तुम्हारे गले में बांध दिया है। पर क्या करूं, मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे। मेरी मति मारी गई थी। पता नहीं उन लोगों ने चाय में क्या पिला दिया था, हलवे में क्या खिला दिया था। मेरी आंखों में धुंध पड़ गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। मुझे मालूम है बेटा, भगवान इस गलती को कभी माफ नहीं करेगा, पर तुम माफ कर देना बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना। माँ उसकी छाती में मुंह छिपाकर रोए जा रही थी, और वह पत्थर की मूर्ति सा निस्पंद खड़ा था। और एक कोने में खड़ी निधि इस दृश्य को देखकर सहम गई थी और थर-थर कांप रही थी। तभी बाहर से बुआ की कड़कदार आवाज सुनाई दी। भाभी, बच्चों के कमरे में क्या कर रही हो? बंद करो यह नौटंकी और बाहर निकलो। बुआ यूं तो बाबूजी की छोटी बहन थी, पर उम्र में माँ से बड़ी थी और बाबूजी की तरह ही रोब दाब वाली थी। उनसे भिड़ने का साहस माँ में नहीं था। उनकी आवाज सुनते ही माँ सहम कर दूर हो गई और धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर हो गई। बुआ ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर लिया और कहा, बेटा अंदर से बंद कर लो। वह रात, वह मधु यामिनी एक दूसरे से आंख चुराते ही बीत गई। क्या माँ यही चाहती थी? क्या आज भी उनका इरादा यही था? माँ के प्रति एक अव्यक्त गुस्से से उसका मन भर उठा। उसकी परिणति यह हुई कि उसने निधि को आगोश में भर लिया और कहा, थकी हुई हो ना, सो जाओ। फालतू बातों पर सोचकर परेशान मत हो। ओके। उनकी मधु यामिनी का मुहूर्त शायद आज का ही था। वह वॉशरूम से निकला ही था कि निधि ने पूछा, चाय लेंगे? चाय? उसने विस्मय से कहा। इस बार न, मैं एक इलेक्ट्रिक केटल और चाय कॉफी की रेडी मिक्स पाउचेस लेती आई थी। सिर्फ चाय के लिए कपड़े बदल कर नीचे जाना बड़ा बोर लगता है। ठीक तो है, उसका गाउन पहनकर नीचे जाना माँ कभी पसंद नहीं करेगी। भूषण ने कहा, ऐसा करो, आज तुम अकेले पी लो। नीचे बन गई होगी न, उसके साथ न्याय करना होगा। कल से साथ पिएंगे, आज वहां बता दूंगा। पर चाय पियोगी कैसे? मैंने कल वाला कप रख लिया था। भूषण का मन खराब हो गया। शादी के समय वह पूरे दर्जन भर कप प्लेटों वाला सुंदर टी सेट लाया था। माँ ने पता नहीं उसे कहाँ छुपाकर रख दिया और किसी ठेले से 2 दर्जन मग उठाकर ले आई थी। बोली, शादी में ढेर सारे लोग रहेंगे, दिन भर चाय बनती रहेगी, टूट फूट भी होती रहेगी, बेकार में सेट खराब हो जाएगा। भूषण ने मान लिया था, पर अब शादी को महीना भर हो गया है, वही मग्स चले आ रहे हैं। वह चलने लगा तो निधि बोली, मैं नहा धोकर तैयार होकर ही नीचे आऊंगी। चलेगा न? चलेगा, उसने कहा और नीचे उतर गया। माँ प्रतीक्षा ही कर रही थी। उसके लिए चाय डालते हुए बोली, रानी जी आ रही हैं या चाय ऊपर भिजवानी पड़ेगी? उसने कसैले स्वर में कहा, रानी जी के लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वे ऊपर ही चाय बना लेंगी। कैसे? पूरा इंतजाम करके लाई हैं। और यहाँ जो बन गई है उसका क्या होगा? मैं पी लूंगा।
दो दो कप पियोगे? क्या फर्क पड़ता है, पानी ही तो है। वैसे भी फेंकने से तो अच्छा है कि किसी के पेट में जाए। अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना लेती। उसने तो कहा था, पर यहाँ एक कप जाया हो रहा था तो तुम लाल पीली हो रही थी। दो कप वेस्ट होते तो तुम पता नहीं क्या करती। कल से ऊपर ही पीऊंगा। सुबह हम दोनों की चाय मत बनाना। और हाँ, वह नया वाला टी शर्ट कहाँ है? मैं 2 पीस ऊपर ले जाऊंगा। क्यों? ये मग्स क्या बुरे हैं? अच्छे भी नहीं हैं। तुम लाई थी तब भी मैंने कहा था। तुमने कहा था शादी में चलने दो। अब शादी को इतने दिन हो चले हैं, फिर भी। तो क्या फेंक दूं? किसी को उठाकर दे दो। वैसे पेड़ पर नहीं फलते, समझे? अभी तुम ऊपर चाय भिजवाने की बात कर रही थी तो याद आया, कल सुना बाबूजी ने ऊपर चाय भिजवाई थी। क्यों? वे बोले सफर से थकी हारी आई है बहू, उसे ऊपर ही चाय दे दो। ये बात बाबूजी को क्यों कहनी पड़ी? आप लोगों में से किसी के मन में क्यों नहीं आई? और रंजना, तुम एमए की विद्यार्थी हो। तुम में इतने एटिकेट्स नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। उसे क्या मालूम था दिन में भी रासलीला चल रही होगी। वहां रासलीला चल रही थी? उसने कड़कती आवाज में पूछा। रंजना मिमियाते हुई बोली, हमने कुछ नहीं कहा था। माँ अपने से कह रही हैं। फिर दरवाजा क्यों बंद था? माँ बोली, दरवाजा अगर बंद होता तो ये जो आंधी की तरह भीतर आई आ सकती थी। रंजना मुंह फुलाकर वहां से उठ गई। माँ बोली, वैसे भी 24 घंटे दरवाजा बंद मत रखा करो। घर में जवान बहनें हैं। अभी मेरी बीवी को आए 20 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम 24 घंटे की बात कर रही हो। और रात को मातेश्वरी आप ऊपर आई तब रात के 11 बज रहे थे। ये बात रात भर से भूषण के मन में खुदक रही थी। उसने कहकर मन हल्का कर लिया। एक क्षण को माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर बोली, मैं रात की बात नहीं कर रही थी, शाम की बात कर रही थी। उस बात का निराकरण हो गया है न? तभी निधि नहा धोकर नीचे आई। मम्मी जी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? वॉशिंग मशीन का क्या करोगी? वॉशिंग मशीन का कोई क्या करता है? भूषण ने रूखे स्वर में कहा। कपड़ों के लिए पूछ रही थी। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी। उसमें पानी भी बहुत लगता है और बिजली भी बहुत खर्च होती है। तो कपड़े कैसे धुलेंगे? अब तक कैसे धुल रहे थे? पिछली बार तो 4-5 दिन की बात थी, मैं सब घर ले गई थी। वाह, क्या बात है! माँ के एक एक शब्द से रोष प्रकट हो रहा था। उसी समय माँ बाबूजी के कमरे का पोंछा लगाते हुए कौशल्या बाहर निकली। भाभी जी, फिक्र मत करो, मैं आपके कपड़े धो दूंगी। थैंक यू दीदी, निधि ने मृदुल स्वर में कहा। थैंक यू किस लिए? वह क्या मुफ्त में धोएगी? मुफ्त में क्यों धोऊंगी? भैया जी से पैसे वसूल करूंगी। भैया जी, आप अपने कपड़े भी रख देना। सब तरफ से काम निपटा कर आऊंगी और ऊपर ही आप लोगों के कपड़े धो दूंगी। थैंक यू। पर असल में वह थैंक यू बाबूजी से कहना चाह रहा था। उन्होंने जरूर कमरे में बैठकर बाहर का वार्तालाप सुन लिया होगा और कौशल्या से कहा होगा। निधि के पिताजी की बात को उन्होंने दिल से लगा लिया था और तय कर लिया था कि अब वे उनकी बेटी को घर में पीड़ित या प्रताड़ित नहीं होने देंगे। बाद में निधि ने कहा था, आई एम सो थैंकफुल टू कौशल्या दीदी। उन्होंने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने कभी वॉशिंग मशीन चलाई थोड़ी है, सोचा था मैनुअल पढ़कर सीख लूंगी। थैंक यू कौशल्या दीदी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा अच्छा मजाक बन जाता। भूषण ने कहना चाहा कि तुम्हारे इस थैंक यू के हकदार कोई और हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारी समस्या का हल कर रहे हैं, तुम्हारी सुख सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। वह ऑफिस से लौटा तो कौशल्या सिंक में बर्तन धो रही थी। बोली, भैया जी, जरा जल्दी आया करो, भाभी जी को घुमाने ले जाया करो। बेचारी दिन भर घर में बंधी बंधी सी रहती हैं। वह क्या घुमाने ले जाएगा? उसे शर्म आती है। माँ ने कहा। क्यों शर्म क्यों आती है? माँ ठीक कह रही है कौशल्या, मुझे सचमुच शर्म आती है। माँ का चेहरा एकदम गर्व से तन गया। पर भूषण का अगला वाक्य
सुनते ही लटक गया। मुझे शर्म आती है क्योंकि उसके दरवाजे 3-3 गाड़ियां हैं। मेरे पास ये अकेली बाइक है। तो एक गाड़ी यहाँ भिजवा देना, माँ ने कहा। वो तो भिजवा देंगे, पर रखोगी कहाँ? बाहर का बरामदा पूरा गैराज बना हुआ है। मेरी बाइक, बाबूजी का स्कूटर, रंजना की एक्टिवा सब वहीं ठूंसे पड़े रहते हैं। इसलिए अंजना के लिए अलग से स्कूटी लाने का प्लान लटक गया है। कौशल्या बाहर निकली तो ऊपर से आवाज आई, दीदी। आई भाभी और कौशल्या फटाफट सीढ़ियां चढ़ गई। आजकल भाभी जी बड़ी लाडली बन गई हैं कौशल्या की। अच्छा तो है, भूषण ने कहा। कोई तो है जो उसे चाहता है। बाकी लोगों की तो वह आंख की किरकिरी बनी हुई है। माँ ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, चाय पिएगा? नहीं, ऊपर बन गई होगी। कैसे पी लेता है तो उसकी चाय? क्यों? अरे आज बनवाई थी मैंने। कहा हाथों की मेहंदी उतर गई हो तो चाय बनाकर ही पिला दो एक बार। पर क्या बताऊं, पूरी चाय मैंने सिंक में उलट दी। क्यों? अच्छी नहीं बनी थी? किसी ने चखी होती तो पता चलता न कि कैसी बनी थी। मेरा तो शक्ल देखकर ही मन खराब हो गया। चाय की शक्ल देखकर स्वाद पता चल जाता है? क्यों नहीं चलता? इतने दिन भाड़ नहीं झोंकी है मैंने। तभी कौशल्या नीचे उतरी। भैया जी, भाभी चाय लिए बैठी हैं। जा रहा हूँ, उसने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी कानों में माँ की आवाज आई, कौशल्या, क्या लिए जा रही है? भाभी की साड़ियां हैं, प्रेस में जाएंगी। रानी जी घर में भी प्रेस की साड़ियां पहनेंगी? सूरत न शक्ल ठसक देखो। वह सीढ़ियों पर ही ठिठक गया था। वहीं से बोला, माँ, प्रेस के कपड़ों का सूरत शक्ल से क्या संबंध है? माँ बुरी तरह चौंक गई। तू अभी तक यहीं खड़ा है? ऊपर जा रहा था न? जा रहा हूँ, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए रुक गया था। माँ ने एकदम मुंह फेर लिया था, इसलिए उनके चेहरे के भाव वह पढ़ नहीं सका। निश्चित ही वे देखने लायक होंगे। ऊपर जाते हुए भूषण का मन ग्लानि से भर उठा था। निधि की बनाई चाय माँ ने सिंक में उड़ेल दी थी। उसे कैसा लगा होगा? चाय देते समय निधि ने धीरे से पूछा, आपको सचमुच ये चाय अच्छी लगती है न? जबरदस्ती तो नहीं पीते? ऐसा क्यों पूछ रही हो? आज माँ जी के लिए बनाई थी, पर उन्हें पसंद नहीं आई। वह दूसरे वाक्य की प्रतीक्षा करता रहा कि उन्होंने सिंक में उलट दी। पर निधि ने कहा, आपके लिए कह रही थी कि वह कैसे पी लेता है। पता नहीं, हर माँ को लगता है कि बेटे को सिर्फ उसके हाथ का खाना, उसके हाथ की चाय अच्छी लगती है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें किसी के हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता। नौकरी लगने के बाद उन्हें आराम देने के लिए मैंने 2-3 बार कुक रखने की कोशिश की, पर किसी से उनकी पटी नहीं। या तो उसे कुछ बनाने नहीं देती थी, या फिर उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती थी। 2 महीने से ज्यादा कोई टिकता ही नहीं था। आखिरकार मैंने वह कोशिश छोड़ दी। तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि कल को तुम कोई खाने की चीज भी बनाओगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। उसका बुरा मत मानना। मैं खाने की चीज क्या बनाऊंगी? मुझे चाय बनाना ही नहीं आता। गैस पर बनने वाली चाय तो बिल्कुल ही नहीं आती। घर पर चाय कौन बनाता? गेस्ट होते हैं तो टेबल पर मम्मी या भाभी बनाकर सर्व करती हैं। देशी ढंग से बनती है तो राजाराम भैया या नारायण जी बनाते थे। ये कैटल वाली चाय तो मैं एग्जाम के दिनों में कमरे में बनाती थी, इसलिए पता है। घर में खाना कौन बनाता है? महाराज है न, काशीबाई है, जिन्हें हम लोग काकी कहते हैं। वो सब्जी काट देती है, मसाला पीस देती है। कभी भैया को नॉनवेज खाना हो तो कैंटीन से खानसामा आ जाता है। तुम्हारे घर में नॉनवेज बनता है? किचन में नहीं बनता। भैया के कमरे से लगा हुआ छोटा सा किचन है। तनिष्क के लिए दूध गर्म करना हो, रात बिरात को कॉफी बनानी हो तो काम आता है। ये इलेक्ट्रिक केटल यहाँ लाने का आइडिया मुझे भाभी ने ही दिया था। काफी देर तक बातें होती रही, पर निधि ने सिंक में चाय फेंकने की बात नहीं बताई। शायद उसके सामने न फेंकी हो, या कि फेंकी ही न हो। माँ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वे कुछ भी कह सकती हैं, कर सकती हैं। बाबूजी का मैसेज? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
बाबूजी इन आधुनिक कलाबाजियों से कोसों दूर रहते हैं। मोबाइल भी भूषण ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलवाया था। उन्होंने सारी तकनीक सीख भी ली थी, पर वे शायद ही कभी उनका उपयोग करते थे। मैसेज भी शायद पहली बार ही भेजा है। उसने पढ़ा, मेरी स्कूटर की डिक्की में एक थैला है, उसे लेकर सीधे ऊपर जाओगे और याद रखना, यह सामान तुम लाए हो, मैं नहीं। अपनी बाइक टिकाकर उसने बाबूजी के स्कूटर की डिक्की खोली। उसमें सामान से ठसाठस भरा हुआ एक थैला था। उसे लेकर सीधे ऊपर जाना था। माँ का चुंगी नाका पार करना केवल असंभव था। फिर भी दाएं बाएं न देखते हुए वह सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आहट पाकर माँ रसोई से बाहर आई। भैया आया था न? हाँ, ऊपर गए हैं, कुछ सामान लाए हैं, रंजना ने बताया। काली माई का चढ़ावा होगा। कमरे में जाते जाते भूषण ने यह फिक्रा सुन लिया था। उसे बुरा भी लगा, पर इस समय उसके मन पर दूसरी ही बातें हावी थी। भीतर जाते ही उसने वह थैला निधि के सामने रख दिया। क्या है? मुझे क्या पता तुमने बाबूजी से क्या मंगवाया था। मैं बाबूजी से क्यों कुछ मंगाऊंगी? अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आपसे कहूंगी न। मैं भी वही सोच रहा था। खैर चलो खोलकर देखते हैं। थैले में नाश्ते का सूखा सामान था। 2-3 तरह के बिस्कुट, नमकीन, सेव, आलू के चिप्स, भुने हुए काजू और ब्रेड। ओह माय गॉड! दोनों हाथों में सिर थामकर निधि धम्म से बैठ गई। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। आप नाराज तो नहीं होंगे? पहले बताओ तो क्या हुआ, फिर सोचूंगा। वह सचमुच घबरा गया था। आज सुबह 12:30 बज गए थे। मुझे भूख लगाई थी। मैंने माँ जी से पूछा, हम खाना ले लें? तो बोली अभी तुम्हारे ससुर ने खाया नहीं है, तुम्हें कैसे दे दूं? बाबूजी पूजा कर रहे थे, वहीं से बोले सुबह उसे भी बच्चों के साथ क्यों नहीं खिला देती? उन्हें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, इसलिए हाय हाय करके किसी तरह खिला देती हूँ। कहोगे तो इसे भी खिला दूंगी। अच्छा बताओ, अपने घर में भी तुम 10 बजे खा लेती थी? लंच तो 1 बजे ही होता है, पर सुबह ब्रेकफास्ट हो जाता है न। तो माँ बोली, अब मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊं, खाना भी बनाऊं। मेरे कोई 4-4 हाथ हैं, किसी का आसरा भी तो नहीं है। ओह, तभी बाबूजी इतना सारा सामान ले आए हैं। भूषण का मन कृतज्ञता से भर उठा। चलो चाय के साथ एक आध पैकेट खोल लेते हैं, बाकी बंद रहने दो। कल परसों में कुछ बर्नियां ले आऊंगा। ब्रेड अभी नीचे ले चलते हैं, बाद में एक टोस्टर भी ले आएंगे। कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। मेरे सामान में ग्रोसरी कंटेनर्स की पूरी रेंज है, और शायद टोस्टर भी होगा। उस दिन आप मग्स ले आए थे, तब भी मैं कहने वाली थी कि सामान में अलग डिजाइन के 3 सेट हैं, पर आप इतने प्यार से इतने सुंदर मग लाए थे तो कहना अच्छा नहीं लगा। उसकी समझदारी पर भूषण मुग्ध हो गया। खुले नमकीन और बिस्कुट के पैकेट को उठाते हुए बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, बंद वाले पैकेट ले जाइए न। नहीं, पहले इन्हें खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैं ये समेट कर नीचे आ रही हूँ। भूषण ने दोनों खुले हुए पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए। ये क्या है? माँ ने पूछा। काली माई का प्रसाद है, थोड़ा चढ़ा दिया है, बाकी यह रहा। भूषण, पीछे से कड़क कर आवाज आई। वह चौंक गया। उसे तो पता ही नहीं था कि बाबूजी कमरे में हैं। अगर तुमने यह बात मजाक में कही है तो यह बहुत ही घटिया मजाक है। सॉरी, उसने विनम्रता से कहा। मैं जानता हूँ तुम इतना घटियापन नहीं कर सकते। इसका मूल कहाँ है मैं जानता हूँ। और उन्होंने जलती हुई आंखों से माँ की ओर देखा। मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या किया है? काली माई के चढ़ावे की बात किसने कही थी? माँ सकपका गई। बोली, रात दिन मेरा जी जलता रहता है, एक आध बार मुंह से निकल गया तो इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? तभी भूषण ने निधि को उतरते हुए देखा और बोला, बाबूजी अब रहने दीजिए प्लीज। आज रहने देता हूँ, दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो दोनों बड़ी स्मार्ट लग रही हो, भूषण ने कहा। तो दोनों बहनों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा। फिर अंजना धीरे से बोली, भाभी ने दिए हैं। आई सी, वेरी गुड।
तभी माँ बोल पड़ी, ऐसे आंखें फाड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ननद भौजाइयों में ऐसा लेन देन चलता रहता है। निधि, मैं अपना वॉयलेट शायद ऊपर भूल आया हूँ, ला दोगी प्लीज? जी कहकर निधि ऊपर चली गई तो उसने कहा, मैंने तो बस एक बात कही थी, उस पर इतना रिएक्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी। आजकल माँ का बोलना भी बुरा लगने लगा है। बिना बात के बोलोगी तो बुरा ही लगेगा। और तुम जो बीवी के कपड़ों की ठसक दिखा रहे थे, वह अच्छी बात है। मैं क्या ठसक दिखाऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये उसके कपड़े हैं। उसकी अलमारी कभी देखी नहीं है। मैं क्या देखूंगा? मैं तो इसी संकोच में मरा जा रहा हूँ कि आज तक उसके लिए कुछ नहीं ला सका। हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ढेर है उसके पास। जिसके पास न रूप है न रंग है, उसके पास भंडार है। और मेरी बेटियों के पास गिनती के कपड़े हैं। तुमने फिर उसके रूप रंग पर टिप्पणी की। तुम्हें इतना बुरा लगता है तो जाने दो, नहीं बोलूंगी। पर मैं कहती हूँ, रूप रंग न सही, गुण ढंग तो हो। चाय तक बनाने का शऊर नहीं है। तुम्हें खाना बनाने वाली चाहिए थी तो किसी मिसरानी की बेटी को ब्याह लाती। ऐसे घर की बेटी क्यों लाई जहाँ चाय बनाने तक के लिए नौकर लगे हुए हैं? तो एक खानसामा इधर भी भेज देते। तभी निधि ने ऊपर से आवाज दी, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। कहाँ छोड़ा था, याद है? सॉरी यार, भूषण ने कहा, मैं लैपटॉप पर रखकर भूल गया था। नीचे आ जाओ। फिर माँ से बोला, मैं आज फोन कर दूंगा तो खानसामा कल आ जाएगा। पर झेलने की ताकत है तुम में। तब तक निधि नीचे आ गई थी। भूषण ने कहा, निधि प्लीज मुझे 4 स्लाइस सेंक दो और चाय बना लो। माँ बाबूजी पी रहे होंगे तो उनकी भी बना लो। निधि चाय बनाने भीतर गई तो साथ साथ वह भी किचन में चला गया और उसे देसी चाय बनाने के गुर सिखाने लगा। निधि बाबूजी को चाय देने गई तो वे बोले, बेटा 2 पीस अपने लिए भी सेंक लेना, खाने में अक्सर देर हो जाती है न। माँ भूषण से बोली, तू अभी ब्रेड खा रहा है, खाना कब खाएगा? मैं बस अब निकल रहा हूँ, खाना कैंटीन में खा लूंगा। निधि, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम मेरा बैग और लैपटॉप लेकर बाहर आ जाओ। बरामदे में गाड़ी साफ करते हुए उसने सुना, माँ कह रही थी, लड़के के तेवर देखो। बाबूजी बोले, तुमसे लाख बार कहा होगा, जाते समय उससे चिक चिक मत किया करो, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। लड़का 15 किलोमीटर दूर बाइक से जाता है। किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो जिंदगी भर रोती रहोगी। हमें तो लगा था वहां से कार आएगी। कार चलाने के लिए भी दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, समझी? आदत सुधारो अपनी। घर से निकलते हुए वह सोच रहा था, माँ की यह आदत अब क्या तो सुधरेगी, रोज उससे इजाफा ही होता जा रहा है। उसने पूछा, रंजू अंजू को वह कपड़े तुमने दिए थे? निधि चुप रही। भूषण ने खींच कर कहा, बताना तो था यार। मैंने तारीफ कर दी तो माँ ने कोई और ही मतलब निकाल लिया और शुरू हो गई, बताती हूँ, पर इस शर्त के साथ कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कलह क्लेश हो। ऐसे ही कौन सा कम हो रहा है, फिर भी बताओ। 3-4 दिन पहले माँ जी कमरे में आई थी, बोली, पीहर से क्या क्या लाई हो? बताने की भी जरूरत नहीं समझी तुमने। ऐसा कहकर उन्होंने अलमारी खुलवाई और सारे कपड़ों का मुआयना किया। मैंने सोचा था कि कहीं घूमने जाएंगे, इसलिए कुछ ड्रेसेस और सूट्स लेती आई थी। माँ जी ने 4 सूट निकाल लिए, बोली, यहाँ तो तुम सूट पहनोगी नहीं, यूं ही पड़े रहेंगे। लड़कियों के लिए रख लेती हूँ, कॉलेज आते जाते पहन लेंगी। फिर बोली, रिवाज है कि भाभियां अपने हाथ से एक एक साड़ी ननद को देती हैं, तुम भी दो। मैंने कहा, आप पसंद कर लीजिए। उन्होंने दोनों दीदी लोगों को बुला लिया और उन लोगों ने एक एक साड़ी पसंद कर ली। नई थी। इस समय तो मेरे पास सब कुछ नया ही है। ये साड़ियां तो शादी में मिली हुई थी, अभी उनके ब्लाउज भी सिले नहीं हैं। आते समय मम्मी ने पकड़ा दी थी। वह दोनों हाथों में सिर थाम कर बैठ गया। ये लोग इस तरह मुझे कब तक शर्मसार करते रहेंगे? क्या कभी भी बीवी के सामने सिर नहीं उठाने देंगे? मुझे मालूम था आपको यह सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बताया था। निधि बोली। थैंक्स, उसने कहा और लेट गया। पर जानता था
आज रात नींद नहीं आएगी।